मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और कई दिन से थाने का चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है अनुज सिंह जी। पूरा परिचय? पढ़ाई सर मैंने LLM किया है, पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ। जी। अच्छा, क्या आपका प्रकरण है जिससे आप थाने का चक्कर लगा रहे हैं? हम कई दिन से देख रहे हैं लगातार आप थाने का चक्कर लगा रहे हैं बाराबंकी कोतवाली का। क्या प्रकरण है आपका? मैं बाराबंकी कोतवाली एक FIR लिखवाने के लिए गया था। मेरा व्यक्तिगत एक मामला था जी। और उसकी FIR के लिए मैंने करीब 5-6 दिन पहले बाराबंकी कोतवाली में इंचार्ज साहब को, कोतवाल साहब को जी एक एप्लीकेशन दी थी। जी। कि तो क्या बताया कोतवाल साहब ने? कोतवाल साहब को मैंने जब एप्लीकेशन दी तब उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसकी जांच करवा लेंगे। जी। आज कल सुबह शाम ये करते करते करीब छठा दिन है जी। मुझे रोज आते जाते सुबह शाम पूरा दिन ऑलमोस्ट मेरा कोतवाली में ही निकल रहा है। तो आज FIR दर्ज की गई? नहीं, मेरी FIR नहीं दर्ज की गई। आज भी वही कि हम सोच के बताएंगे कि हम FIR दर्ज कर पाएंगे या नहीं दर्ज कर पाएंगे। प्रकरण क्या है? और वैसे तो ये सिविल का मामला है, आप वहाँ चले जाइए। मतलब आज 6 दिन बाद उनको ये समझ में आया कि ये क्रिमिनल केस FIR नहीं हो सकती इसमें, और ये एक सिविल केस है और आप सिविल कोर्ट चले जाइए। अच्छा, 6 दिन लग गए पुलिस को एक प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए कि ये सिविल नेचर का मुकदमा है या क्रिमिनल नेचर का। तो आज वो छठे दिन जान पाए, उनको पता चला कि ये सिविल नेचर का मुकदमा है। तो उन्होंने नहीं, अभी वो फाइनल कंक्लूजन पे वो अभी भी नहीं पहुंचे। अच्छा जी। क्या बताया? उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप सिविल कोर्ट चले जाइए, आप और किसी अदालत में चले जाइए और यहाँ पे हम FIR दर्ज नहीं कर पाएंगे। श्योर नहीं है कि हम दर्ज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये बाराबंकी कोतवाल का कहना है। जी। अच्छा, जहां तक मैं जानता हूं आप एक अधिवक्ता फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी। परिवार में मेरे माता पिता दोनों अधिवक्ता हैं। जी। जी। और आपने LLM किया? दुर्भाग्यवश मैंने भी LLM किया है। रजिस्ट्रेशन भी करवाया, कुछ दिन प्रैक्टिस भी की, बट जो आज का सिस्टम है ना, इसकी वजह से मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। सिस्टम में क्या कुछ विस्तार पूर्वक? सिस्टम क्या, अब एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं स्वयं हूँ आपके सामने। जी। जब मैं अधिवक्ता होकर स्वयं अपनी एक FIR नहीं दर्ज करा सकता या तो मैं किसी क्लाइंट को क्या कर, मतलब ये सिस्टम है कि जहां एक पीड़ित को न्याय के लिए बार बार भटकना पड़े। जी। इतना वो कह सकते हैं ना, थका हुआ लीगल सिस्टम है, वो मुझसे झेला नहीं गया, इसलिए मैंने प्रैक्टिस दी है छोड़। जी। मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। जी। तो अच्छा, आपका प्रकरण क्या था? किस प्रकरण में आप मुकदमा लिखवाना चाह रहे थे? 6 दिन आप लगाए। प्रकरण अगर मैं विस्तार से बताऊं तो मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है बैंक के थ्रू। जी। बैंक का फ्रॉड है। जी। मैंने एक लोन लिया था। जी। मेरा लोन एक ICICI रिनाउंड बैंक है जिनके साथ मेरा लोन था। उनके मेरा अकाउंट रेगुलर चल रहा था। जी। जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है। अकाउंट स्टेटमेंट। जी। और जो भी लेटर्स वहाँ से मतलब लोन सैंक्शन के टाइम पे या बीच में जो भी रीपेमेंट शेड्यूल या उसके अलावा जो भी पेपर्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। जी। अकाउंट में मेरी जो इंस्टॉलमेंट जाती थी वो ECS के थ्रू जाती थी, ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाती थी ऑन एवरी 22nd ऑफ मंथ। जी। 22 तारीख को हर महीने कट जाती थी। ठीक है। मेरा अकाउंट रेगुलर चलते हुए 22 दिसंबर 2021 को मेरी आखिरी इंस्टॉलमेंट कटती है और मेरा जो लोन पीरियड था वो कंप्लीट हो रहा था सितंबर 2023 में। जी। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्या हुआ
31 दिसंबर 2021 को एक थर्ड पार्टी, एक एनबीएफसी, जी इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस, जी जी उनके द्वारा मेरे अकाउंट में पैसा जमा करके मेरा लोन आईसीआईसीआई में क्लोज कर दिया गया, अच्छा जिसकी मुझे न पहले कोई जानकारी दी गई, ना उसके बाद कोई जानकारी दी गई। जी जनवरी के फर्स्ट वीक में मैंने अपना अकाउंट की डिटेल मांगी, अपना स्टेटमेंट मांगा, जस्ट फॉर द क्वेरी कि मेरा कितना बैलेंस है, एटलीस्ट आई शुड नो कि मेरा कितना बैलेंस बचा हुआ है, और मेरा फंड कहीं से मतलब फंसा हुआ फंड था जो वापस मुझे मिल गया। तो मैंने कहा कि अभी मैं पता कर लेता हूँ और जी मैं पैसा जमा कर देता हूँ बैंक का। सही है। उसके लिए मैंने अपना स्टेटमेंट मांगा। स्टेटमेंट मिलने में मुझे करीब 10 से 12 दिन लग गए। जी उसके बाद 21 जनवरी को मेरे पास एक मेल आता है, एक्सक्यूज मी जी 21 जनवरी को आईसीआईसीआई बैंक से मेरे पास एक मेल आती है मेरे मेल आईडी पे, ठीक है, कि आपके अकाउंट में 1,50,230 और 234 ऐसा कुछ फिगर, ये एक्सेस अमाउंट था, एंड दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू योर अकाउंट। मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है आईसीआईसीआई के थ्रू। जी और जो अकाउंट नंबर उन्होंने उसमें दिया, जिस अकाउंट में पैसा आईसीआईसीआई से ट्रांसफर हुआ, वो मेरा अकाउंट नहीं है। अच्छा। जिससे मेरी किस्त कटती थी। हाँ हाँ, वो किसका अकाउंट है, कुछ अकाउंट इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस का। अच्छा जी। मैं उसके बाद 22 को मेरी इंस्टॉलमेंट भी नहीं कटी। जी। फिर मैंने फ़ोन किया, पता किया क्या है रीज़न, मुझे किसी ने कोई कारण नहीं बताया। जी। 28 जनवरी को मैं बैंक पहुंचता हूं, मैंने अपना स्टेटमेंट मांगा कि भाई साहब मुझे मेरा स्टेटमेंट दे दिया जाए। जी। खैर फाइनली 28 जनवरी को मुझे मेरा स्टेटमेंट मिलता है अकाउंट का। जी। जिसमें अकाउंट क्लोज्ड ऑन 31 ऑफ 2021 31 दिसंबर को मेरा अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। अकाउंट में स्टेटमेंट में मुझे मिला। मैंने पूछा क्यों, कैसे, मुझे कोई आंसर नहीं मिला। अच्छा, आपके प्रश्नों का कोई उत्तर? हाँ, मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया। बस अकाउंट आपका क्लोज है और किसने पैसे जमा किए, क्यों जमा किए, कुछ नहीं पता। जी। मगर ठीक है, अगर आपको अपना अकाउंट क्लोज कर दिया है तो फिर मेरा एक व्हीकल लोन था, तो मैंने कहा ठीक है, आपका पैसा मिल गया तो आई शुड अप्लाई फॉर द एनओसी। जी। बोले हाँ ठीक है, आप अप्लाई करो। मैंने एनओसी के लिए अप्लाई किया, तो थोड़ी देर चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आपको एनओसी हम नहीं दे सकते और आपको इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस बाराबंकी ब्रांच संपर्क करना पड़ेगा, वो आपको एनओसी देंगे। जी। पहली चीज, जब मेरा लोन आईसीआईसीआई से है तो मैं एनओसी के लिए किसी तीसरे आदमी के पास क्यों जाऊं? सही है, बिल्कुल। दूसरी बात, मेरा अकाउंट किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पैसा जमा करके बंद किया गया, उसकी मुझे ना पहले कोई सूचना दी गई ना उसके बाद में कोई सूचना दी गई। जी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, कोई लिखा पढ़ी नहीं कराई गई आपसे? नहीं, मुझसे किसी तरीके का कोई लिखा पढ़ी नहीं कराई गई, किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कराया। मुझसे सिर्फ एक, जब लोन मैंने अप्लाई किया था 2019 में, जी, उस टाइम जो डॉक्यूमेंट साइन हुए थे वही हुए थे, और मुझे यही इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ये आईसीआईसीआई के थ्रू आपका लोन हो रहा है और ये उसका लोन एग्रीमेंट है, आप साइन कर दीजिए। मैंने साइन किया, वहां से मुझे लोन मिल गया दैट, और उसके बाद से चीजें चल रही थी। जी। तो बीच में किसी पेपर के साइन होने का या किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। जी। जी। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं? अच्छा, ये पहले बताइए कि जब वहां से आपको ये सूचना दी गई कि आप बाराबंकी ब्रांच से संपर्क करिए, तो बाराबंकी ब्रांच से आपने संपर्क किया? हाँ, तो यहाँ से क्या जवाब आया? मैं जब इंडोस्टार बाराबंकी के ऑफिस में गया तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा ऐसा ऐसा लोन था और ये वहाँ बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम आपसे संपर्क करें। जी। तो इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस वालों ने कहा कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, हम इस पे कुछ नहीं बता पाएंगे, आप आईसीआईसीआई से संपर्क करिए। ठीक है, फिर आपने संपर्क हम फिर वापस आईसीआईसीआई बैंक गए। जी।
तो वहां से मुझसे कहा गया कि आप मुझे 3-4 दिन का समय दीजिए, हम पूरी बात समझ के उसके बाद में आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है। मैंने कहा, ठीक है, आप ले लीजिए अपना टाइम। 4-5 दिन बाद मेरे पास ICICI के बंदे का फोन आता है। वो मुझसे कहता है कि आप पैसे नहीं जमा कर रहे हैं, इसलिए आपको NOC कैसे दे दी जाएगी। इंडो स्टार से हम ICICI से फोन आता है। वो कहते हैं कि आप पैसा नहीं देते तो आपको NOC कैसे दे दी जाए। अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा था कि आपका अकाउंट क्लोज कर दिया गया हाँ, है। उन्होंने जी कहा था, और मुझे रिटर्न स्टेटमेंट वहाँ का एक मतलब जो स्टेटमेंट होता है अकाउंट का, वो मुझे निकाल के दिया, जिसकी कॉपी भी है मेरे पास। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा आखिर पैसा बकाया कौन सा है, मेरी कौन सी इंस्टॉलमेंट बकाया है। जी। मेरी कोई इंस्टॉलमेंट तो बकाया है नहीं, मेरा अकाउंट रेगुलर चल रहा था, मेरा अकाउंट NPA नहीं था। आपने किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेके मेरा अकाउंट बंद किया, क्यों बंद किया, मुझे किसी तरीके की कोई सूचना नहीं दी, किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ हमारे बीच में। तो उस चीज को कोई मतलब एंटरटेन करने को तैयार नहीं, ना ICICI में, ना इंडोस्टार में। उसके बाद में फिर इंडोस्टार आए, आप उनसे ही संपर्क करिए। तो मैं वापस आया, उन्होंने बोला हाँ हमारे यहाँ पे बाईबैक हो गया, एक्चुअली हमारा टाई अप है ICICI से। अच्छा। और वो हम बाईबैक कर लेते हैं, आप हमारे थ्रू ICICI गए थे, हमने आपका लोन कराया था। और हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस नाम की जो ये संस्था है, ये एज अ मिडिल मैन काम करते थे। अभी मुझे नहीं मालूम वो क्या करते हैं। इनका काम था आपको लोन बैंक से प्रोवाइड कराना जी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, बैंक आपको लोन देगा, और उसके बदले में ये बैंक से कमीशन लेते थे पर केस। जी जी। क्योंकि इसके लिए एक प्रकरण और है पिछले कोविड के टाइम का। कोविड में जब लॉकडाउन था तो मैंडेटरी मॉनिटोरियम एक लागू हुआ था, हर आदमी को मिल रहा था। और 2020 में जी मॉनिटोरियम के टाइम पे लोगों के इंस्टॉलमेंट नहीं गई थी, सही है, लोगों से इंस्टॉलमेंट नहीं ली गई थी। जी बिल्कुल। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था। उसके बाद में जब लोगों ने केस किए, वहाँ पे बहुत सारे केसेस पहुंचे, हर केस की मतलब हियरिंग करने के बाद, कि आप इंटरेस्ट बैंक नहीं छोड़ेंगे बट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं लेंगे उस पीरियड में। ठीक है। मेरे केस में क्या हुआ, मेरी और जो मॉरिटोरियम का पीरियड था वो मार्च 2020 से आई थिंक अगस्त 2020 तक था। जी। उस मॉरिटोरियम पीरियड में मार्च 2020 में मेरी इंस्टॉलमेंट जाती है, अप्रैल में मॉरिटोरियम की वजह से मेरी किस्त नहीं कटती। जी। जबकि मतलब मॉरिटोरियम की वजह से मेरी किस्त नहीं कटती अप्रैल और मई 2020 की। जी जी। जून में मेरी इंस्टॉलमेंट फिर कट जाती है, ठीक है, मेरे अकाउंट से। जी। फिर जुलाई और अगस्त बारिश का महीना होता है, बिजनेस भी डाउन होता है, मॉरिटोरियम भी चल रहा होता है। जी। तो जुलाई और अगस्त उस टाइम पे भी मेरी उस मॉरिटोरियम की वजह से मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं कटी। जी। 4 महीने की मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं दी। ठीक है। उसके बाद सितंबर से नॉर्मल सारी चीज़ें अपने प्रोसेस में चलती रही। और उस टाइम जब मैंने पता किया कि ये मॉरिटोरियम का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, तो मुझे ये बताया गया कि आपकी मॉरिटोरियम है, सबको मिल रहा है, और ये तो पैंडेमिक है और ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, पूरे देश में है। जी। और आपकी जो इंस्टॉलमेंट इधर नहीं जाएंगी इस पीरियड में, वो आगे आपके जो भी टेन्योर होगा उसमें ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है। एंड आई वाज सेटिस्फाइड, ओके, नो प्रॉब्लम। मार्च 2021 में मेरे पास ICICI बैंक से एक लेटर आता है कि आपका अकाउंट जो है वो रीशेड्यूल कर दिया गया। और जब मुझे वो लेटर मिलता है, मेरा जो ओरिजिनल टेन्योर था वो 45 मंथ्स का था, 45 महीने में मुझे लोन चुकाना था। ठीक है। जब मुझे वो दोबारा जो रीशेड्यूल मिलता, रिपेमेंट शेड्यूल मिला, मैंने उसको देखा तो उसमें वो 45 और जो मॉरिटोरियम पीरियड की 4 EMIs, जी। मतलब 45 + 4 इक्वल्स टू 49 EMIs होनी चाहिए। ठीक है। उसमें मेरी EMIs बनाई गई 54। उस 45 में 4 की जगह मेरी 9 EMI बढ़ा दी गई।
तो उसकी मैंने क्वेरी की आईसीआईसीआई से। और दूसरी चीज, मेरा एक ओरिजिनल जो सैंक्शन अमाउंट आईसीआईसीआई से मुझे लोन में मिला था 20,20,20,000 रुपए का, जी वो अमाउंट भी बदल दिया गया, वो इंक्रीज कर दिया गया 20,74,000 समथिंग। और जी। वो जो डिफरेंस अमाउंट था 20,20,000 के ऊपर वाला, वो दिसंबर 2020 में किसी चेक नंबर से मेरे पास मतलब मेरे नाम पे डिसबर्स किया गया, जी जो कि मुझे किसी तरीके का मतलब उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो मैंने वो सारी क्वेरीज की उनसे ठीक कि है। ये आपने ये पैसा डिसबर्स किया तो क्या मुझसे इसका इंफॉर्मेशन मुझे दी, या ये किस चीज़ का पैसा था, क्यों डिसबर्स किया गया, जी उसके बाद दिया तो आपने किसको दिया, ये जो क्वेरीज थी। फिर मेरी ये आपने 4 EMIs का 9 क्यों किया, ये सारी क्वेरीज मैंने की मेरी क्वेरी को। और उस टाइम मैंने आईसीआईसीआई और प्लस मैं इंडोस्टार के चैनल के थ्रू गया था, जी जी ये बीच के मीडिएटर थे, तो मैंने इनको भी हर मेल में जो भी मैंने मेल्स की, तो मैंने आईसीआईसीआई के कस्टमर केयर के साथ साथ इनके कस्टमर केयर पे भी की। जी तो आईसीआईसीआई ने तो एंटरटेन नहीं किया, इन्होंने मुझे रिवर्ट किया कि वी आर नॉट द पार्टी इन दैट एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आईसीआईसीआई। हमारा काम केवल एक एजेंट का था, दैट्स इट। वो रिटर्न स्टेटमेंट इन्होंने मुझे दिया, एक रिटर्न लेटर मुझे बाय पोस्ट भेजा था, जी जो आज भी मेरे पास है, जी जी कि हम उस एग्रीमेंट में कोई पार्टी नहीं है, हमारा काम था केवल लोन दिलाना मिडिल मैन का। जी जो भी लोन का एग्रीमेंट है वो आपका है और आईसीआईसीआई के बीच का है, हम उसमें कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, आप जाने, आईसीआईसीआई जाने। ठीक। अब क्या हुआ? फिर मैंने उसको बार बार क्वेरी रेज की। फिर जब वहां से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर मैंने आरबीआई के पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज करवाई। आरबीआई के पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराने के बाद मेरे ऊपर आईसीआईसीआई बैंक ने प्रेशर बनाना शुरू किया, उनके बड़े लेवल के ऑफिसर्स। और वो ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं, हर आदमी के लिए नहीं थी, और ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, और बस आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। मैंने कहा मैं कंप्लेंट क्यों वापस ले लूँ, या तो आप मुझे सेटिस्फाई कर दीजिए कि ये क्यों हो रहा है। अल्टीमेटली इन सितंबर 2021 मार्च से ये प्रकरण शुरू हुआ, और सितंबर 2021 में आईसीआईसीआई के इंटरफेरेंस के बाद, आरबीआई के ओम्बड्समैन के इंटरफेरेंस के बाद आईसीआईसीआई इस बात पे एग्री हुआ कि ठीक है, हम आपका जो ये मॉरिटोरियम का पीरियड है, आप एक काम करिए, वो जो ईएमआईज आपकी उस पीरियड में नहीं गई थी, आप वो एक साथ जमा करिए। हम आपका ओरिजिनल रीपेमेंट शेड्यूल था, हम आपको उस पर डाल देंगे। आपको मॉरिटोरियम का कोई जो है वो मतलब ना चार्ज आपको देना है, और ना ही हम आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों, क्योंकि उसमें कुछ लूप होल्स थे जहां पे आईसीआईसीआई बैकफुट पे थी। जी जी। तो अल्टीमेटली वो इस बात पे तैयार हुए। ओम्बड्समैन ने मुझे खुद फोन करके इस बात की जानकारी दी कि आईसीआईसीआई ये चाहते हैं कि आप एक काम करिए, वो मॉरिटोरियम पीरियड की जो भी पेमेंट है, वो सारा पेमेंट आप एक साथ जमा कर दीजिए, और वो आपको आपके ओरिजिनल शेड्यूल पर डाल देंगे, काम खत्म, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैंने मुझे 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को मेरे पास आईसीआईसीआई का जो भी वो था, मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, उनकी तरफ से मुझे एक बाकायदा स्टेटमेंट के जरिए मिलता है बाय ईमेल। जी जी। और मैंने अपना रिप्लाई भी किया, और 4 सितंबर को, मतलब 1 अक्टूबर फ्राइडे था जी, फ्राइडे को मुझे मिलता है। मैंने रिप्लाई किया, आफ्टरनून मुझे मेल मिली, मैंने कहा ठीक है, मैंने रिप्लाई किया सेम डे, एंड मैंने बिल्कुल एक सीधा रिप्लाई किया कि ठीक है, गिव मी द टाइम एंड आई विल पे दिस अमाउंट विद इन नेक्स्ट वीक। राइट। और फ्राइडे को मुझे ये मेल मिलती है। मंडे में उनका जो भी पेमेंट था, उसका वो पैसा मैंने अपने लोन अकाउंट में जमा करके अपनी जो उसकी स्लिप थी, उसकी कॉपी आईसीआईसीआई को भी भेजी, इनको भी भेजी जी, इंडोस्टार, हाँ, इनको भी भेजी मैंने। ठीक है।
प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरे पास कंफर्मेशन का मैसेज आ गया, मेल आ गई कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ओरिजिनल जो रिपेमेंट शेड्यूल है आप उस पे हैं। उसके बाद मेरी EMIs अपने आप ECS से कटेंगी, कटती भी रही। ठीक है। नवंबर EMI कटी, दिसंबर की EMI कटी, अकाउंट से कटी नॉर्मली। जी। इस बीच में किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन न मेरे तरफ से हुआ, ना ICICI की तरफ से हुआ, ना इंडोस्टार की तरफ से हुआ। उसके बाद अचानक आउट ऑफ नोवेयर, आई डोंट नो कि क्यों हुआ, 31 दिसंबर को ये प्रकरण होता है मेरे साथ कि मुझे बिना बताए मेरा अकाउंट बंद कर दिया जाता है ICICI में और मुझे उसकी जानकारी नहीं मिलती। वहां से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और जब मैं वहां जाता हूँ क्वेरी करने, हाँ। उसके बाद जी। उसके बाद जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, फिर मैंने अपना फिर से वही कि मेरा अकाउंट क्यों बंद किया गया, मुझे किसी तरीके की कोई सूचना क्यों नहीं दी गई। जी। इस बात के लिए जानकारी चाहने के लिए मैंने रेगुलर 2 फरवरी 2 फरवरी 2022 से मैं लगातार ईमेल के थ्रू ICICI के कस्टमर केयर, हेड सर्विस क्वालिटी, इंडोस्टार कस्टमर केयर, मतलब सबसे कांटेक्ट करने की मैंने लगातार कोशिश की। सारे ईमेल्स मेरे पास हैं। हर बार मुझे जब रिप्लाई मिलता है, दिस इज योर कंप्लेंट नंबर, सिस्टम जनरेटेड रिप्लाई होता है, दोनों ही जगह से यही आता है कि ये आपका कंप्लेंट नंबर है और गिव अस 2 days 4 days एवरी टाइम और वी विल गेट बैक टू यू, योर क्वेरी विल बी सॉल्व्ड। और 2 फरवरी से लेके आज की तारीख तक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। जी। किसी तरीके की कोई बात सुनने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की। 31 मार्च 2022 तक 22 तक जी है। फिर 1 अप्रैल 2022 को इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस के बंदे मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारे एरिया मैनेजर हैं, वो आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। मैं ठीक है मिल लेता हूँ जी। जब मैं के बाद क्या हुआ? मैं उनसे मतलब मिला जी, तो 5-6 लोग आए थे, मुझसे बोले कि वो ये आपका लोन है हमारे यहाँ से, जो आपका लोन ICICI से था वो हमारे यहाँ बाईबैक हो गया है और दिस इज द अमाउंट जी, 5 लाख, लगभग 5-5.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जी, उसमें जोड़ के ये आपका अमाउंट है और यू विल हैव, इफ यू वांट टू सेटल इट वी विल गो फॉर अ सेटलमेंट। जी, हम सेटलमेंट कर लेते हैं, आप बताइए किस अमाउंट पे आप सेटलमेंट करेंगे। मैंने कहा पहली चीज़ तो मेरा जब लोन ICICI के पास था तो अगर मेरा कोई भी इशू है तो वो ICICI सॉल्व करेगा कि आप करेंगे। वो हमारा इंटरनल, उन्होंने मुझसे बोला कि वो हमारा इंटरनल मामला है और हमारे यहाँ बाईबैक हो गया और ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा क्यों हुआ, वो आप छोड़ दीजिए, उसको मत जानिए आप जी। मतलब मैंने कोई जवाब देने का वो तैयार नहीं, बात पे वो कोई जवाब देना नहीं चाहते कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका कोई कारण होगा या उसकी सूचना मुझे क्यों नहीं दी गई, ना पहले दी गई ना बाद में दी गई, कोई कारण वो आप मत जानिए, उससे आपका कोई लेना देना नहीं, आप सेटलमेंट कर लीजिए। तो मैंने कहा कि मैं सेटलमेंट, मान लीजिए मैं आपसे सेटलमेंट करता हूँ लेकिन मेरा लोन तो ICICI का है, तो मुझे जो NOC चाहिए वो ICICI के चाहिए। सही है। हाँ सर हम आपको ICICI के NOC प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा ठीक, आप ICICI के NOC प्रोवाइड कर दीजिएगा। फिर ये होता है कि आप जो सेटलमेंट करेंगे उसका मेरे सिबिल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, आपके सिबिल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम आपको एक लेटर बना के दे देंगे और आप सिबिल में दे दीजिएगा, आपका सिबिल का रिकॉर्ड सही हो जाएगा और सही हो जाएगा। हाँ, गड़बड़ होगा। अब जो चीज मुझे कोट की गई जी जी, तो एक वेल नोन फैक्ट है कि सिबिल जो संस्था है जो आपका एक डेटा बनाती है जिसके बिहाफ पे आपका क्रेडिट स्कोर तय होता है, जो वो कस्टमर के लिए एक्सेसिबल नहीं है जी। वो अपना जो भी डेटा होता है वो बैंक्स के थ्रू लेते हैं जी, उसमें कस्टमर से कोई लेना देना नहीं। आप पर्सनली सिबिल को अप्रोच कैसे करेंगे। बिल्कुल, ये चीज मैंने उनसे कही।
उन्होंने इस बात को भी डिनाई कर दिया, नहीं सर आप गलत बता रहे हैं, जी आपको हम लेटर इशू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये प्रकरण हुआ। उसके बाद मैंने अपना सिविल स्कोर चेक करने के लिए ऐप पे चेक करने के लिए जब मैंने उसको खोला तो मुझे दिखाई पड़ा कि मेरे नाम पे इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस से 13,96,600 कुछ रुपए का एक लोन एक्टिव है। जी जो लोन मैंने कभी इंडो स्टार से तो मैंने कोई लोन लिया ही नहीं, और जी। इन्होंने आईसीआईसीआई से बाईबैक किया, क्या किया उसकी मुझे कोई सूचना नहीं। ठीक है। तो फिर मैंने इनसे बात करने की कोशिश की कि ये क्या है। नोबडी वॉज इंटरेस्टेड टू आंसर मी। जी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने कथन में बताया था जी कि ये जो है इंडो स्टार ने कहा था कि जी। सेटलमेंट कर लेते हैं, जो आपका पैसे बचे हुए थे उनसे 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसे ये बताकर हाँ। सेटलमेंट करना चाह रहे थे। हाँ तब तो आपको सूचना हो गई होगी कि हमारा लोन इनके पास आ गया है। हाँ, तब मुझे सूचना मिली, लेकिन मुझे इस बात की सूचना नहीं मिली कि ये लोन इनके पास है और इसका एक कोई लोन नंबर भी है, कुछ कोई सूचना नहीं थी मुझे। सिर्फ ये सूचना मिली, मतलब सूचना थी कि ये हमने बाईबैक कर लिया है, उसमें इतना चार्ज लग गया है और अब हम सेटल कर लेते हैं। तभी तो मैंने उनसे ये पूछा कि हम आपसे सेटलमेंट क्यों करें, मेरा लोन तो आईसीआईसीआई से चल रहा है, मेरे लिए जनरल कंसर्न था मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मुझे तब पता चला कि मेरे नाम पे एक लोन, हाँ जब मैंने उसको चेक किया तब मुझे पता चला कि मेरे नाम पे एक लोन भी है इनके यहाँ से, इन्होंने लोन इशू किया है, इस अमाउंट का इशू किया है। अच्छा, इस लोन के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं, कभी किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई। जी ठीक है, किसी भी माध्यम से। अच्छा, ये लोन किस बेस पे दिया, किस चीज पे दिया इन्होंने लोन किया? आपसे कोई खतौनी लिया या कुछ? नहीं, मुझसे कोई पेपर नहीं लिए। और आज जब हमारी जब मेरी बात हुई आज की तारीख में उनसे, तो वो मुझे उन्होंने ये बताया कि वो जो लोन आपका आईसीआईसीआई में था व्हीकल का, वो हमने अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिया है और हमने उसी को दोबारा से आपके उस पे इशू नहीं। तो वो हमें जहां तक जानकारी है, मैंने कोतवाल साहब से मैंने बात की थी इस प्रकरण में, तो उन्होंने बताया था हमसे जी कि ये सिविल नेचर का मुकदमा है और हम यहाँ से करने में असमर्थ हैं। 1 मिनट, तो उसमें जो एक हमने पॉइंट नोट की, आपकी गाड़ी टाटा की थी जी और इंडो स्टार ने अशोक लेलैंड कंपनी। सर जी पूरा केस ही फ्रॉड का है। अच्छा, आप मेरे नाम पे कोई लोन इशू करोगे, जी मुझे किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दोगे? बिल्कुल देना पड़ेगा, और बिना दिए कैसे हम लोन इसमें तो आईसीआईसीआई बैंक की फॉल्ट ये है कि मेरा खाता उनके यहाँ चल रहा था जी, मेरी ईएमआईज ड्यू नहीं, मेरा खाता एनपीए नहीं, कोई रीजन तो होना चाहिए मेरा अकाउंट बंद करने का। सही है। इन केस आप बंद करते हो, अपना ट्रांसफर करते हो किसी और को, जी, तो एटलीस्ट आई शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, मुझे तो जानकारी आप देंगे बिल्कुल, अकाउंट बंद करने से पहले या अकाउंट बंद करने के बाद। जी अच्छा, ठीक। आईसीआईसीआई की फॉल्ट ये है ना हुई, उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी, और इंडो स्टार की फॉल्ट ये है कि इन्होंने भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और मुझसे कोई बिना डॉक्यूमेंट साइन किए एक फ्रेश लोन मेरे नाम पे सैंक्शन कर दिया जी, और वो भी उस अमाउंट का जो कि आउटस्टैंडिंग है ही नहीं जी। और लगातार पिछले फरवरी, मार्च, इवन आज 12 तारीख है, 12 अप्रैल, 12 दिन इस अप्रैल के, जी, 2-2.5 महीने से लगातार मैं क्वेरी कर रहा हूं, मुझे उसका भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता। जी अच्छा, और ये अभी तक जो 6 दिन आप सबसे पहले बड़ा फ्रॉड तो आपके साथ हुआ ही है, ये इनके यहाँ कितना अमाउंट है आपका, जो लोन आपका इंडो स्टार ने किया है? 13,96,649 रुपए शायद। और जिस गाड़ी पे किया वो गाड़ी भी आपकी नहीं है? नहीं, मेरी अशोक लेलैंड की कोई गाड़ी मेरे पास नहीं है, टाटा की है। मेरी गाड़ी टाटा की है। और जहां तक मैंने जाना है कि वो सिर्फ नाम आपका है, एड्रेस भी गलत है। एड्रेस अभी तो मुझे नहीं मालूम, आईसीआईसीआई का जो प्रकरण मेरा चल रहा था तो उसमें मेरा एड्रेस का लास्ट का जो एरिया था वो उन्होंने
कुछ समवेयर इन हरियाणा कोई एरिया डाला था, जिसके लिए मैंने उस टाइम भी उनको मेल किया था कि दिस इज नॉट माय राइट एड्रेस और मेरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, और फिर भी मैंने मेल में भी अपना जो है कंप्लीट एड्रेस उनको भेजा था कि वो मेरा गलत एड्रेस आपने डाल रखा है, वो मेरा एड्रेस नहीं है। जो सेकंड टाइम में उन्होंने जब रीपेमेंट शेड्यूल भेजा तब से वो गड़बड़ी आई, पहले टाइम पे नहीं थी। पहले नहीं थी, पहले सही चल बीच रहा में था। जब वो मोरेटोरियम वाला इशू था, हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ था, उस टाइम से वो चीजें वो एड्रेस आया था। जी चलिए, तो बैंक, ये जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं तो लुटेरी होती ही हैं, और साथ में हमारे जो बाराबंकी के कोतवाल साहब हैं, इनको अपना नेचर समझने में कि केस किस नेचर का है ये जानने में 6 दिन लग गए। सर, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, जी मेरे पास और भी तरीके थे अपनी एफआईआर दर्ज कराने के, और हैं अभी भी। सही है। दैट वाज नॉट द लास्ट रिजॉर्ट कि आपकी एफआईआर कोतवाली जाके नहीं दर्ज हुई तो आपके पास और भी तरीके हैं, आप ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सही है। उसके थ्रू आपकी एफआईआर दर्ज होगी। जी। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि पिछले 6 दिन से मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको दे रहा हूं, आपको अपनी चीज समझा रहा हूं, आपको दर्ज करनी थी, नहीं दर्ज करनी थी, या जो भी इन्वेस्टिगेशन करके आपको दर्ज करनी थी, तो आपने मेरे 6 दिन क्यों खराब किए सर? आप पहले दिन भी ये चीज कर सकते थे। आपने जो काम आज किया, आप वो काम 6 दिन पहले कर सकते थे। 6 दिन से मैं आपके आगे पीछे घूम रहा हूँ अपना सारा काम छोड़कर। और जहां तक मुझे जानकारी एक और प्राप्त हुई है जी कि कोतवाल साहब के पास खुद के क्वेश्चन भी नहीं थे। सर, वो क्वेश्चंस भी मैंने ही भेजे थे। आपने भेजा? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आपने कोई मतलब आप इतने दिन से इस प्रकरण को फॉलो अप कर रहे हैं, आपका केस है, और आपने कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो वो आप हमें भेज दीजिए। तो वो मैंने उनके जो भी उनका व्हाट्सएप नंबर है, वो ऑफिस का ऑफिशियल नंबर, उस पर मैंने वो क्वेश्चंस भेजे थे। ठीक है। अच्छा, उस वक्त आज जब आप वहाँ पे संवाद कर रहे थे तो कोतवाल साहब के साथ साथ सीओ साहब, क्षेत्राधिकारी भी थे, तो उनका जवाब क्या था? उनका ये जवाब था कि आप कोर्ट चले जाइए, सिविल कोर्ट चले जाइए, कंज्यूमर कोर्ट चले जाइए। और हमने कहा ठीक है सर, आप मेरी कंप्लेंट तो दर्ज कर लो, आपको जो उसमें आप इन्वेस्टिगेशन करके आपको लगता है कि ये मामला नहीं है तो आप रद्द कर दीजिएगा, आप फाइनल रिपोर्ट लगा दीजिएगा, एक्सपेंस कर दीजिएगा, या अगर आपको मेरे एंड पे कोई फॉल्ट मिलती है तो आप उल्टा मेरे पर कार्रवाई करिएगा। जी बिल्कुल। मैं तो इस बात पे भी तैयार था, लेकिन उसके बावजूद आई गॉट नो रिप्लाई फ्रॉम देम। अच्छा, वैसे जहां तक सुनने में आता है कि योगी सरकार में पुलिस बहुत सख्त है और बहुत नियमानुसार कार्य कर रही है, तो ये इन 6 दिनों में आपको क्या लगा? सर, अब व्यक्तिगत अनुभव तो मेरा यही है कि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जी। जब आप क्राइम रेट घटाने का या समाज सुधारने का दूसरा तरीका यही है कि आप मुकदमा ही मत दर्ज करो। जब मुकदमा दर्ज ही नहीं होगा तो क्राइम खत्म। सही। अपने आप कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। दूसरा तरीका ये है। जी। तो वो हो रहा है। बताइए, रेटिंग डाउन करने के लिए पीड़ित का एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जा रहा है। पूरा प्रकरण ये जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश का है, योगी सरकार का, जहां पे इसमें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जहां पर लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा का सरकार है और न्याय लोग, कोई भी पीड़ित व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे न्याय न मिले। और ये आप साफ साफ देख सकते हैं भाई साहब, जो अधिवक्ता परिवार से बिलोंग करते हैं, अधिवक्ता की ये हालात है कि एफआईआर लीगल तरीके से, ताकि अधिवक्ता चाहते, ये लोग चाहते तो वहां पे धरना प्रदर्शन करके अन्य तमाम दबाव बना के एफआईआर करा सकते थे, लेकिन इनका तरीका ये था कि एक सामान्य आदमी की तरह जाएं, जैसे आम नागरिक जाते हैं। सर, मैं एक आम आदमी हूं, इसलिए मैं आम आदमी की तरह गया, और मैं आम आदमी के कष्ट को जो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से महसूस कर रहा हूं जी, और शायद हर आम आदमी इस फेज से गुजरता है कि जब उसके पास आज की तारीख में अगर उसके साथ कोई कांड होता है तो वो थाने जाने से बचता है। वो उसके पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक यही है, उसके पीछे कारण यही है
थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं जो। आपको सिस्टम इतने चक्कर लगवाएगा कि आप उस सिस्टम के चक्कर में घनचक्कर बन जाएंगे, इसलिए लोग सिस्टम में जाना ही नहीं चाहते हैं। जी। आज की तारीख में एक बड़ा कॉमन फ्रेज हो गया है कि आज की तारीख में इंटॉलरेंस बढ़ गया है। जी। लिंचिंग हो रही है। ये सारी चीजें किस चीज का रिएक्शन है? उसका रिएक्शन इस चीज का है ये जी। कि सिस्टम ने लोगों को इतना त्रस्त कर दिया है, लोग इस सड़े हुए सिस्टम से इतना परेशान हो गए हैं जहां पे उनकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। लोग गोल 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 चक्कर काटते रहते हैं, सालों चक्कर काटते रहते हैं। जी। उसी चीज का रिएक्शन है कि आज की तारीख में अगर कोई कांड होता है या कुछ भी कोई भी घटना होती है तो लोग उसको एट अ टाइम उसमें जो भी करना है वो करके निपटा लेना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को सिस्टम पे कोई भरोसा नहीं रहा और सिस्टम ने लोगों का भरोसा खोया है। जी। जहां तक जैसे ये प्रकरण देख के और ऐसे एक दो प्रकरण हमारे सामने और भी आए हैं जहां पर हमने देखा है कि लोग पुलिसिंग से बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। सिर्फ पुलिसिंग की ही बात नहीं है, आप किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया की बात कर लें। न्यायिक प्रक्रिया इतनी लचर और इतनी धीमी है, इतनी स्लो है कि आदमी को न्याय मिलने में उम्र गुजर जाती है। जी। और एक कॉमन सेइंग है कि जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। यदि न्याय में देर होती है तो वो न्याय ना मिलने के बराबर होती है। और हमारे देश में दुर्भाग्यवश स्थिति ये है कि आपको अगर पहली चीज तो न्याय मिलता नहीं, अगर न्याय मिलता भी है तो वो इतना देर में मिलता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। जी। जहां तक मैं जानता हूं कि अपने देश में न्याय क्या फैसला सुनाया जाता है और फैसले आने में भी काफी समय लग जाते हैं, ये सच्चाई है। सर इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखें रिसेंट टाइम का तो दिल्ली का निर्भया कांड देख सकते हैं आप। निर्भया जैसा एक नेशनल लेवल पे जिस केस के लिए जो लोगों ने आवाज उठाई, लोग सड़कों पे आए, इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा हुआ, उस केस का फैसला आने में और पीड़िता को न्याय मिलने में, जिसको आप कह सकते हैं कि उसको न्याय मिला, तो कितने साल लग गए? सही है, लगभग 9-10 साल, 10 साल समथिंग। अगर एक जिस केस में पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हो जाए उसमें न्याय होने में अगर 10 साल लगते हैं तो एक आम नागरिक के लिए, आम नागरिक के लिए या मेरे जैसे मामूली आदमी को ये एक्सपेक्ट करने में कोई हिचक नहीं है कि मुझे 20, 25, 30 साल लग जाएंगे अपने किसी भी केस के उसमें। तो आदमी इसलिए कोशिश करता है कि दूसरे चैनल्स के माध्यम से या आपसी, अच्छा ये जो है क्राइम रेटिंग डाउन करने के लिए जो FIR नहीं दर्ज की जाती है थानों में, तो इससे हमें तो लगता है कि अपराध तो और बढ़ते हैं। अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है साहब। बिल्कुल। आप पीड़ित की FIR दर्ज नहीं करेंगे, पीड़ित को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए बार बार आपके चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो वो कहेगा कि छोड़िए, हटाइए। इस वजह से बहुत सारे केसेस तो लोग लेके ही नहीं आते। सही है जी। आप देख सकते हैं ये हमारे जनपद बाराबंकी, ये उत्तर प्रदेश की घटना है। और घटना मतलब ये कहीं से बनी बनाई नहीं है, रियलिटी है जो गुजर रहे हैं हमारे भाई साहब। और इनके साथ 2-3 दिन हम भी गए हैं और इस मामले को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सच में जिसके साथ घटना घटी हो वो परेशान हो और पुलिस प्रशासन को 6 दिन लग जाएं तहकीकात करने में। तहकीकात क्या, एक एड्रेस दिया गया, विपक्षी का मोबाइल नंबर, पता सब कुछ देने के बाद वहां जाते हैं और जब वहां से वापस आते हैं साथ में लेकर के उनको बाइज्जत बढ़िया अच्छे से और चाय पिलाते हुए पूछते हैं कि सर अब आप अपनी बात बताइए। ये बैंक मैनेजरों की हाल है जो बीच में एजेंट थे, उनसे ऐसे बात करते हुए और पीड़ित पक्ष को मतलब एक शब्द भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है, ताकि जानते थे
हमारी तरफ से अर्थात भाई साहब की तरफ से पूरे सबूत दिए गए, साक्ष्य दिए गए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की मेरी गई। तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही थी कि आप केस दर्ज करके इसकी जांच करिए। जी मेरे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको दिए और जो आपको चाहिए वो मैं आपको दूंगा। जी सामने वाला अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उससे मांगिए कि आप अपने जो भी पेपर्स हैं कुछ तो रखिए सामने। सही है। अब मुझे नहीं मालूम, मैं किसी के ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लेम नहीं करता, मैं नहीं जानता कि पीछे क्या हुआ, हाँ, क्या किस नहीं हुआ, दबाव में, आर्थिक दबाव क्या- में या राजनीतिक दबाव वो में आके उस कि पर मैं पैसे कोई आके- टिप्पणी नहीं करना जी। चाहता। वो सबको पता है कि जी। सिस्टम कैसे चलता है। सही है।